नमस्कार दोस्तों, ट्रिमेंडस स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम। आप लोगों से विनती है कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इन सभी जितने भी हमारी प्रकृति में निवास करते हैं, जो प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक संपदा है, उनका संरक्षण करने का प्रयास करें, उनकी रक्षा करें और लोगों को और बच्चों को इसके बारे में अवगत करने का प्रयास करें। आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? देखिए, यूनिवर्स अगर आपने कभी देखा हो अपने दैनिक जीवन में, हम लोग जिस पृथ्वी पर निवास करते हैं, हम जिस सौरमंडल में रहते हैं, उस सौरमंडल के उस जो केंद्र में स्थित है उसका नाम है सूर्य। और हमारी आंखों से जो प्रतिदिन हम रात में जो तारे देखते हैं, सूक्ष्म तारे, जो असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में इस पूरे यूनिवर्स में रहते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ और ये क्या है, और इस पूरे विस्तृत आवरण को आखिर में कहते क्या है? हमारे दिमाग में कई बार ये प्रश्न आया होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में कभी भी जानने का प्रयत्न करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम दैनिक जीवनचर्या में इतना हम व्यस्त रहते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ये आपका टॉपिक एक बेसिक नॉलेज, एक मतलब कि हमें समझने का भी पता, एक एवरीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसको समझ सकते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है, जानने का प्रयास कर सकता है आखिर में ये सारी चीज़ें हैं क्या। चलिए, हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड आखिर में है क्या? ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं यूनिवर्स। देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा है? सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को यूनिवर्स कहते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं मतलब कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और एक बड़े से बड़े अणु या बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश गंगा अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आकाश गंगा क्या होती है। और देखिए, इस ब्रह्मांड को जो बताया गया है कि सूक्ष्मतम कण, जितने भी सूक्ष्म कण हैं, जितने भी कण हैं, अणु हैं और बहुत विस्तृत चीजें हमें इस पूरे अंतरिक्ष में दिखती हैं, वो सारा एक विस्तृत आवरण ब्रह्मांड ही कहलाता है। इसके बारे में कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अवधारणाएं दी हैं। इन्होंने क्या क्या दिया है? जैसे क्लॉडियस टालमी है, इन्होंने 140 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य या अन्य ग्रह उसका चक्रण करते हैं, उसका परिक्रमण करते हैं। तो खैर, ये धारणा उनकी गलत साबित हुई, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में होगी ऐसा तो नहीं है, और सूर्य इसकी परिक्रमा नहीं करता है ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता सूर्य नहीं करता, तो इनकी अवधारणा गलत साबित हुई। एक हमारे आए थे एन कॉपरनिकस, इन्होंने 1543 ईस्वी में इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। तो ये अवधारणा हमारे कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी ने प्रस्तुत की थी। एक विज्ञानी हमारे आते हैं भारत के, जैसे कि बारामेहर हमारे भारत के एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब कि कॉपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ये अवधारणा बता दी थी कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्रण करता है और पृथ्वी सूर्य का चक्रण करती है। तो देखिए, हमारा जो भारत का जो विज्ञान शास्त्र है या खगोल शास्त्र है, किसी प्रकार का कोई भी नॉलेज या ज्ञान है, वह इन सारे विज्ञानों से बहुत ही उच्च किस्म का, उच्च कोटि का है। हम लोगों ने बहुत पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में बातें स्पष्ट अपने जो ग्रंथों में लिख दी गई हैं, उनको पढ़ना चाहिए सभी को। इसमें हम एक बात कर लेते हैं। एक विलियम हर्शेल थे, इन्होंने शायद 1805 में इन्होंने भी एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार करके इन्होंने बताया कि जो हमारा
सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है वह एक आकाश गंगा में स्थित है और ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में विद्यमान है। इन्होंने इस प्रकार का बताया। आज हमारा अब आता है कि इसके बारे में सिद्धांत कौन कौन से प्रमुखता हैं और इसमें कौन सा मान है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है साम्यवस्था सिद्धांत। इसके जो है वो थॉमस गोल्ड एम हर्सन बॉडी, ठीक है। और दूसरा हमारे आते हैं दोलन सिद्धांत, जिनका है डॉक्टर एलन संडेज, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। लेकिन सबसे चर्चित है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आता है, वह है महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। सभी लोगों ने ज़्यादातर बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ी ना थोड़ी जानकारी जरूर हासिल की होगी। इसके जो सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह जॉर्ज लेवेंतर थे, ये बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक अग्निपिंड, एक विशालकाय अग्निपिंड, जो काफी पिंड था। देखिए इसका जो आयतन था वह अति सूक्ष्म था और इसका तापमान था वह बहुत अत्यधिक था, इतना अत्यधिक कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इसमें क्या था कि तापमान अत्यधिक के अंदर इसमें एक महाविस्फोट हुआ, एक कॉस्मिक एक्सप्लोनेशन हुआ। महाविस्फोट के अंदर इसमें जो बहुत ही जो अत्यंत सूक्ष्म और भारी कण और कई प्रकार की गैसें और इसमें एनर्जी का जो भंडार था वह जब प्रसारित हुआ तो चारों तरफ इतनी, मतलब आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतनी भयंकर रूप से एनर्जी का विस्तार हुआ कि चारों तरफ बहुत से डार्क मैटर, बहुत से बड़े बड़े धब्बे विकसित हुए, जिन्होंने क्या है कि पूरे लगातार बहुत से लंबी लंबी दूरियां इन्होंने तय करनी शुरू कर दी। बहुत सी एनर्जी चारों तरफ फैल गई। जब पदार्थों का बिखराव हो रहा था, लगातार एनर्जी का जिसमें विस्फोट हुआ था, एनर्जी लगातार निकल रही थी, उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ और कण और पिंड, उसमें कई प्रकार के जो सम्मिलित थे वो फैल रहे थे। तो जब लगातार फैल रहे थे तो उनका जब कई वर्षों के प्रक्रिया के बाद उनका समूहन होना स्टार्ट हुआ, उनका एक ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ और उस ग्रुप को बनाने का कारण था गुरुत्वाकर्षण बल। उन सभी पदार्थों का एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और सभी लोगों ने एक समूह बनाया। इन समूह के बनने से हमारी निर्मित हुई आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। लगातार पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, तो एक उन सभी का पदार्थों का एक संगठन बन गया। तो उन्हीं संगठन में जो उनका संगठन जो कहलाया वो गैलेक्सी कहलाया। उन गैलेक्सी के अंदर हमारे तारे, हमारे सूर्य जो हम जिसमें हमारा सौरमंडल में स्थित है वह और ऐसे असंख्य तारों का निर्माण हुआ। किसके अंदर? गैलेक्सी के अंदर। जो अंदर उसमें तारे जो निर्मित हुए थे, तारे जो निर्मित हुए अंदर, तो निर्मित कैसे हुए, इसकी प्रकल्पना ये है कि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से आकाश गंगाएं निर्मित हुई, उसी प्रकार से आकाश गंगाओं के अंदर भी इसी प्रकार से पिंड एक दूसरे में टकराते रहे, पदार्थ एक दूसरे टकराते रहे, कण एक दूसरे टकराते रहे। इन कणों के टकराने और इनके एक दूसरे के संघट से तारों का निर्माण हुआ। उसके पश्चात जब तारे आपस में टकराते रहे इसी प्रकार से लाखों, देखो ये लाखों वर्ष की प्रक्रिया है, ये कोई चंद समय की प्रक्रिया नहीं है, इसमें काफी समय लगा, एक बहुत बड़ा समय लगा है, कई प्रकाश वर्ष लगे हुए हैं। तो जब उनका जो संगठन हुआ, उनमें भी इसी प्रकार की सतत प्रक्रिया उत्पन्न हुई। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार टकराते से हमारे ग्रह और हमारे उपग्रहों का निर्माण हुआ। जो ग्रह और उपग्रह आज हम इस अंतरिक्ष में देखते हैं, जैसे कि हमारा चंद्रमा, यह भी उसी टकराने और उसी संघट का नतीजा है जो हमारे एक्सप्लोजन, मतलब कि कॉस्मिक एक्सप्लोजन, ब्रह्मांडीय विस्फोट के अंतर्गत हुआ। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये तारे कैसे निर्मित हुए, ग्रह कैसे निर्मित हुए और ये ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ। इसके बारे में हमने ये जो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हमने जान किया। और इस थ्योरी का सबसे बाद में रॉबर्ट जो वैगनर थे, उन्होंने 1967 में इस थ्योरी का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया था। ये थ्योरी तो उन्होंने बहुत पहले बता दी थी, किन्होंने? जॉर्ज लेवेंतर ने 1894 समथिंग ऐसी बात होगी। लेकिन 1967 में जो क्या नाम हमारे रॉबर्ट वैगनर थे, उन्होंने इस अवधारणा को सुचारू रूप से सार्वजनिक किया और इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया और इसको सैद्धांतिक बातें प्रस्तुत की, जो आज हम लोग सभी लोग जानने का
प्रयास कर रहे हैं। अब LHC, LHC क्या है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। देखिए, ब्रह्मांडीय रहस्यों को पर्दाफाश करने के लिए, उनके रहस्यों को जानने के लिए एक सर्न जिसे बोलते हैं, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक संस्था है, एक वैज्ञानिक शोध की संस्था है, जिसने एक महाप्रयोग प्रदान किया जिसे हम LHC कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के 100 फीट नीचे 27 मीटर लंबी सुरंग में ये प्रयोग स्टार्ट किया। इसमें क्या हुआ, इसके LHC के माध्यम से हमें हिग्स बोसोन का निर्माण करने में हम लोगों ने प्रयास किया। हिग्स बोसोन क्या था? हिग्स बोसोन एक प्रकार का कण था, जिसे बताया जाता है कि हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ब्रह्मांड के सारे रहस्य हिग्स बोसोन में क्यों छुपे हुए हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड के बनने की जो इकाई है वो इसी LHC नामक हिग्स बोसोन नामक कण में छिपी हुई है। ये सर्वप्रथम ब्रह्मांड बनने की इकाई वाला कण है। ये कौन? हिग्स बोसोन, जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, हम इसे वन मोर डायमेंशन नाम से भी जानते हैं, इसे हम डार्क मैटर नाम से भी जानते हैं, कई प्रकार के नाम हैं। तो कहा जाता है इसमें ब्रह्मांड रहस्य छिपे हुए हैं। तो यह क्या था कि हिग्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में पता करने का प्रयत्न किया था, और जो यह उन्होंने थ्योरी का अध्ययन किया, जो हिग्स बोसोन थ्योरी का उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने अध्ययन हमारे भारत के वैज्ञानिक जो होते सत्येंद्रनाथ बोस, उनके बोसोन थ्योरी थी, उन्होंने बोसोन थ्योरी प्रतिपादित की थी, उनकी थ्योरी पर आधारित उन्होंने उनके माध्यम से उनसे सहायता ग्रहण करके इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। और आज इस थ्योरी का लगातार इसका प्रयोग चल रहा है और लगातार चला जा रहा है। और देखते हैं क्या होता है कि जिसे हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिस ब्रह्मांडीय घटना को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसको ये LHC नामक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक इस महाप्रयोग से शायद एक अत्यंत बहुत ही ज़्यादा रहस्य के बारे में और हमें प्राप्त हो सके कि वास्तविकता क्या है, ब्रह्मांड की घटना क्या है, सत्य है या असत्य है। इस प्रकरण के बारे में इस LHC नामक प्रयोग से हमें पता चल सकता है। चलो एक सोचते हैं कि जो ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हम पता करते हैं, ज़्यादातर इनके बारे में पता कैसे किया था। हमारे पास एक अंतरिक्ष में एक हमारा हब्बल टेलीस्कोप है, जिसे हम जो बहुत ही ज़्यादा दूरियों का जो देखने में हमें प्रयुक्त किया था। ज़्यादातर जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो इसी हब्बल एजेंसी के माध्यम से ही सारी चीज़ ब्रह्मांड के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में पता करते हैं। तो उसके स्थान पर एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप, यह एक आधुनिक पीढ़ी की दूरदर्शी है टेलीस्कोप है, जो कि हब्बल के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली है। हो चुकी है सन 2018 में इसको हब्बल के स्थान पर प्रयुक्त किया जा चुका है। इसमें क्या है कि बहुत ही सुदूर दूरियों की, बहुत ही सुदूर मतलब कि हमारे अंतरिक्ष में जिसे हम आज दिन तक समझ नहीं पाए हैं, आकाशगंगाओं से ही आकाशगंगा मतलब कि ऐसी कई प्रकार की आकाशगंगाओं की मतलब सुदूर स्थित संरचनाओं और उनके आयामों, उनकी संरचना, उनकी मतलब कि क्या उनका पूरा वातावरण है वहाँ का, इन सारे चीज़ों के बारे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम में लाया गया है। और बहुत सी दूरियों की, यह बहुत सी दूरी मतलब आकाश की बहुत सी अनसुलझी रहस्य इसके बारे में पता कर सकते हैं, मतलब ये कैप्चर करेगा। अब चलिए, अभी हमने यहाँ पर हमने पता किया था कि सूक्ष्मणुओं और आकाशगंगा को सम्मिलित होकर ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाशगंगा के बारे में हम पता करते हैं कि आकाशगंगा में है क्या, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, तारों का एक विशाल पुंज जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं। मतलब कि देखिए कि हमारी जो गैलेक्सी है, ऐसी हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 100 अरब गैलेक्सियां हैं। मतलब कि एक कल्पना करना भी बड़ा विचित्र बात होगी कि 100 अरब गैलेक्सियां हैं और उन गैलेक्सियों में, प्रत्येक गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे हैं। सोचिए कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी
और उसमें 100 अरब तारे होंगे हमारा तारे, और उनका तारे का ही प्रकाश जाने कितना दूर होता है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। इतना सब कुछ है कि 100 अरब तारे और 100 अरब गैलेक्सियां। आपने देखा होगा कि एक गैलेक्सी जो है उसमें लगभग 98% तक तारों का समूह पाया जाता है। मतलब 98% उसमें तारे होते हैं और 2% उसमें गैसें, धूल, डस्ट और कई प्रकार की अपशिष्ट पदार्थ उसमें होते हैं, 2% के समथिंग। तो ये तो हमारे आकाशगंगा हुई। और जो हम जो जिस आकाशगंगा में निवास करते हैं उसको हम कहते हैं मिल्की वे, जिसका नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला नाम है। इस गैलेक्सी में हम लोग निवास करते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो मानव सभ्यता है वो इसी में निवास करती है। और चलिए, हमने आकाशगंगा के बारे में पता कर लिया है। अब आकाशगंगा के हम प्रकार के बारे में भी पता करते हैं। लेकिन आकाशगंगा का एक हम ये चित्र देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, ये सर्पिलाकार आकाशगंगा का एक चित्र है। ये एक फिगर बना हुआ है, ये सर्पिलाकार आकाशगंगा का है, जो कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, ये मिल्की वे आकाशगंगा का चित्र। आकाशगंगा इसी प्रकार की होती है। देखिए, हमारा सन यहाँ पर स्थित है, हमारा सूर्य, और हमारा जो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है। उसके बाद एक डॉग स्टार होता है। डॉग स्टार जिसे हम बोलते हैं, ज्यादातर हमने अंतरिक्ष में देखा होगा, डॉग की आकृति के भांति बना हुआ है। डॉग के चित्र, तारों का एक इसी प्रकार की आकृति है जो डॉग मतलब कुत्ते की आकृति का बना हुआ है, वो डॉग स्टार यहाँ पर है। और एक सुपरनोवा है। जो सुपरनोवा मतलब होता है कि तारों का विस्फोट, जो तारे काफी पुराने हो गए हैं, काफी प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे तारे हैं, ये लगातार विस्फोट होते रहते हैं। तो ये सुपरनोवा तारे होते हैं। ये इतने फैल जाते हैं कि ये जितने भी आपस में इनके ग्रह हैं, इनके उपग्रह हैं, इन सभी को निगल जाते हैं। ये सुपरनोवा तारे होते हैं। और हमारा एक ध्रुव तारा जिसे हम बोलते लगातार कहते हैं, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा हमारा यहाँ स्थित होता है। ये बेहद चमकीला तारा होता है। ये नया तारा है, इसकी एज अभी नए प्रकार की है। ये इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये अभी कभी बना हुआ होगा। लेकिन अभी कभी का मतलब ये नहीं कि अभी कभी, इसका समय बहुत मतलब कि लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया है। और ये हमारा एक नारंगी लाल तारे होते हैं। ये मध्यम वर्ष के तारे होते हैं, मतलब कि इनका ना तो इनकी एज ज़्यादा होती है, ना इनकी एज ज़्यादा कम होती है, बीच के तारे होते हैं। इस प्रकार के तारे नीले व लाल रंग के और पीले कलर के हो जाते हैं। तो ये तारे भी काफ़ी पुराने हो जाते हैं। हमारा सूर्य है, ये भी कुछ समय मतलब कि काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये हमारा एक सर्पिलाकार आकाशगंगा का एक चित्र है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। इसे आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चित्र है, मैंने समझा दिया है। गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली होती है इलिप्टिकल गैलेक्सी प्रकार की गैलेक्सी, जिसे अंडाकार गैलेक्सी कहते हैं। दूसरी होती है सर्पिलाकार, जिसे स्पाइरल का नाम गैलेक्सी कहते हैं। ये है इर्रेगुलर मतलब अनियमितकार, इरेगुलर मतलब कि इरेगुलर अनियमितकार गैलेक्सी। ये अंडाकार गैलेक्सी होती है। ये सर्पिलाकार होती है। अंडाकार मतलब इस प्रकार की होती है, और सर्पिलाकार मतलब ये अभी मैंने बताया आपको इस प्रकार की होती है ना, ये जो अभी बनी थी। अनियमितकार मतलब इनका कोई आकार नहीं होता, ये किसी प्रकार मतलब एक तो आप सोच लीजिए अमीबा या पैरामीशियम के आकार की ये गैलेक्सी हो सकती हैं। तो खैर, इतना ही बड़ी क्लास है, वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, काफ़ी समय लगता है इस चीज़ को यहाँ पर प्रस्तुत करने में और चीज़ समझाने में, समय काफ़ी टाइम जाता है। तो कोशिश करिए कि कैसे भी करके सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कर दो, अच्छा समझाया तो लाइक भी कर दो। और बस मेरा लास्ट में यही एक आपसे विनती है कि पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतु की रक्षा करें, इनका संरक्षण करें। ये बहुत परेशान है। आज धरती पर जितना भी कोरोना फैला है, इन्हीं को हम लोगों ने नष्ट किया है, यही कारण है। इसलिए इन सब का संरक्षण करें। धन्यवाद। कनाम हमारी ट्रेमेंडस स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।